विद्यार्थी एवं शिक्षक मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश सिंह राजपूत, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पाबई, विकास खंड अटेर, जिला भिंड से। आज हम बात करने जा रहे हैं काव्य बोध पर। विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए कभी कभी विद्यार्थी क्लास में नहीं आ पाते हैं और सिलेबस आगे बढ़ जाता है, तो उन विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो निर्माण किए हैं। तो लीजिए आ जाइए, हम बात करते हैं सीधे समय न गंवाते हुए काव्य बोध पर। तो काव्य है क्या, इसके कितने भेद हैं, तो ध्यान से सभी विद्यार्थी सुनेंगे और इसको आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं, फेयर निर्माण भी कर सकते हैं। काव्य है क्या? काव्य की परिभाषा। काव्य की सबसे बड़ी विशेषता अलौकिक आनंद की अनुभूति करना है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यह परमानंद की अनुभूति कराता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि काव्य हमारे भावों, विचारों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उसके अनुसार काव्य का रसात्मक होना अनिवार्य है। पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। रमणीय यथार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य के मुख्यतः दो भेद माने गए। नंबर 1 श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। फिर इनके अनेक वेदापवेद हैं। इसको निम्नांकित तालिका से समझा जा सकता है। देखिए, काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य में दो भाग हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं, नाटक, एकांकी। इसी तरह अगर प्रबंध काव्य में देखा जाए तो प्रबंध काव्य के दो उपखंड हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इसी तरह मुक्तक काव्य के हमारे दो भाग हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ये हमारे काव्य के भेद हुए। अब श्रव्य काव्य क्या होता है? जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना आदि श्रव्य काव्य के दो भेद माने गए। देखिए, श्रव्य काव्य से तात्पर्य है जो हम अपने कानों से सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, वो हमारे श्रव्य काव्य में आता है। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, यानी क्रम से होती है। इसके छंदों का संबंध पर्व पर होता है। इसमें घटना, क्रिया आदि का वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार माने गए, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य इस काव्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के समस्त जीवन की कथा होती है। घटना चक्र एवं विभिन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख होता है। जीवन के अनेक रूपों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। नायक के जीवन का पूर्ण विवरण होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों वाला होता है। प्रमुख कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं जुड़ी होती हैं। खंड काव्य की कथा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने आप में पूर्ण होती है। उनमें पूरे जीवन की झांकी न होकर जीवन की किसी एक खंड का वर्णन किया जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को
कथा का आधार मानते हैं। इसका नायक यशस्वी होता है। समस्त रचना एक ही छंद में बनी होती हैं। सीमित कलेवर में भी यह पूर्ण होता है, जैसे पंचवटी, मैथिली शरणगुप्त, रश्मिरथी, दिनकर। ये इन कवियों के द्वारा जो लिखे हैं ये खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी पंचवटी और रश्मिरथी। सेकंड है मुक्तक काव्य। इसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तम में कथा सूत्र का बंधन नहीं होता है। यह पूर्वापर के बंधन से मुक्त होती है। अभिनव गुप्त के शब्दों में कहा है, मुक्ता मन्यते नाल किंकत तस्य संज्ञायाकम। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो, अपने शिष्य की पुष्टि में स्वयं समर्थ हो, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहारी द्वारा रचित सतसई और सूरदास का सूरसागर आदि इसके उदाहरण हैं। मुक्तक दो प्रकार के होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ मुक्तक में पाठ पुस्तक पढ़े जाते हैं। इनमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे इस कोट में आते हैं। गेय मुक्तक। गेय मुक्तक में संगीतात्मकता का गेयता विद्वान रहती है। सूर, मीरा, तुलसी के पद इसके जीवंत उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य की जो विशेषताएं ध्यान से सुनिए। इसमें प्रत्येक छंद बिना पूर्वापर संबंध के स्वतंत्र होता है। पाठक की उस पर दृष्टि पड़ते ही उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्वान रहती है। कथा तत्व का प्राय अभाव पाया जाता है। दृश्य काव्य। जिस काव्य की आनंदभूति रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर होती है उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य का आनंद शिक्षित एवं अशिक्षित समान रूप से ले सकते हैं। जैसे नाटक, एकांकी आदि दृश्य काव्य में आते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। महाकाव्य में कई छंदों के प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य में शांत, वीर या श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। तो ये थी आज कुछ काव्य के बारे में जानकारी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे के वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे अगली कक्षा के साथ।